बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। अच्छा नाजरीन, एक बहुत ही बुरी इस वक्त जो एक ख़बर है दुनिया में जो चल रही है, जिसमें 13 जून को रात को इसराइल ने ईरान पर हमला किया और बड़े शदीद किस्म की जो है ना टारगेटेड स्ट्राइक्स की, जिसमें ईरान के जो टॉप के जो साइंटिस्ट हैं वो शहीद हो गए और ईरानी जो पासदाराने इन्क़िलाब है ना, उनके जो उनसे जो बड़े जर्नल्स हैं वो भी शहीद हो गए इसके अंदर, और बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हैं उनके न्यूक्लियर जो है वो भी शहीद हो गए, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद ईरान ने जो है ना इसराइल पर हमला करना शुरू कर दिया और बहुत सारे मिज़ाइल जो है वो हंड्रेड्स की तादाद में, अगर आप देखें तो मिज़ाइल और ड्रोन्स जो है वो फायर किए गए। ठीक है, तो कुछ तो जाकर अपने टारगेट पे लगे, कुछ इंटरसेप्ट कर गए उनके डिफेंस सिस्टम में। सो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है ना, वो देखने में तो ये लग रहा है कि कहीं दुनिया जो है ना वो तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी इस वक्त इसराइल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि जो स्टार्ट है वो इसराइल ने किया, हमने स्टार्ट नहीं किया, तो इसलिए हमारा पूरा हक बनता है कि हम प्रॉपर तरीके से जवाब दें। और ईरान इस वक्त जवाब भी दे रहा है। एवरीबडी यू नो वॉचिंग दिस। अब ईरान का जो नुकसान है वो कोई तकरीबन 200 के करीब जो अफराद हैं वो शहीद हो गए हैं, और ईरान ने भी बदले में बड़ी स्ट्राइक्स की हैं तल अवीव में और दूसरे शहरों में भी की है, जिसमें तकरीबन 15 जो है ना इसराइली जो शहरी जो लोग हैं वो हलाक हो गए हैं। और अब आगे क्या सिचुएशन होने जा रही है उसमें इस बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे पास नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे कराची से हमने उनको ज्वाइन करवाया ताकि उनसे बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। हम बात करेंगे ये इसराइल और ईरान की जंग के ऊपर। आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, मगर ये कि इस वक्त की जो सिचुएशन है वो क्या नज़र आ रही है आपको, क्या लग रहा है आपको? जो जंग हो रही है ये लग रहा है असल में जो नई डेवलपमेंट है वो कल रात को हुई है कि यूरोपीय यूनियन और जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने अपने इजलास तलब किए हैं आज जंग बंदी के लिए कि हम जंग बंदी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पोजीशन ये है कि आपने बताया कि 200 मर गए ईरान में और 15 इसराइल में। ये गुमराहकुन फिगर्स होते हैं वॉर में। वॉर में कभी फिगर्स इस तरह के नहीं आते। जहाँ पर अब तक 700 से ज़्यादा मिज़ाइल, ब्लास्टिंग मिज़ाइल, सुपरसोनिक मिज़ाइल, किलर मिज़ाइल, खैबर शिकन, बदर और हज कासिम जैसे ब्लास्टिक मिज़ाइल और सुपरसोनिक मिज़ाइल फायर हो चुके हों, और इसराइल ने ना सिर्फ मिज़ाइल फायर किए बल्कि ड्रोन फायर किए, और ड्रोन फायर करने के साथ साथ उसकी फ़िज़ाइया ने भी हमले किए। 80 जहाज़, 70 जहाज़ उनके आते थे और तेहरान पे हमला करके चले जाते थे। तो ये 240 वगैरह 215 ये तो नाम की नहीं। तल अवीव में आग लगी हुई है, तेहरान जल रहा है। इसराइल का जो मकबूजा इलाका है हैफा, उसकी ऑयल रिफाइनरी को तबाह किया है ईरान ने, उसके पावर प्लांट को तबाह किया है ईरान ने। वस्ती इसराइल की पूरी बिजली बंद हो चुकी है। ईरान में फर्दा जौहरी प्लांट है, उस पर अटैक किया है, और उस पर अटैक करने के बाद इसराइल ने अटैक किया है। 2.5 का ज़लज़ला आया है। अब ये पता नहीं कि नेचुरल है या शिद्दत से जो धमाके होते हैं उसकी फील उसकी वजह से भी हो सकता है। जी, तो ये बर्बादी है बिल्कुल, और इस बर्बादी का आगाज़ सही कहा आपने इसराइल ने किया था। देखिए बहुत आराम के साथ ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कर रहे थे। मुज़ाकरात रुकते हैं, नाकाम होते हैं, उनमें तातुल पैदा होता है। हुआ, नेचुरली हुआ। और यूँ हुआ कि जब मिस्टर ट्रंप ने एक अजीब व गरीब शर्त रख दी कि चलें आप अपना तमाम प्लांट बंद करें, लपेटें इसको, हमारे हवाले करें, और एक रीजनल प्लांट बना लें आप बिजली का। इसराइल, आप, उर्दन मिलकर
एक प्लान बना लें जो ईरान के बुनियादी फ़लसफ़ा दिफा और दिफा वतन के ख़िलाफ़ थी। तो उन्होंने इनकार कर दिया और वो मुज़ाकरात वहाँ मुअत्तल हो गए। इस दौरान ट्रंप मना करते रहे, लेकिन जब ट्रंप की नहीं सुनी उन्होंने, तो उन्होंने अटैक कर दिया। और अटैक की बात की आज तक की सूरत हाल ये है कि दोनों मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं। बेनिफिट जो है वो इसराइल को जा रहा है कि इसराइली तैयार है। मगर सर ट्रंप तो उसी ये भी कह रहा है ना कि हम तो इसमें शामिल नहीं है, इसराइल ने हमसे पूछे बगैर जो है वो हमला कर दिया, तो क्या वो सही कह रहे हैं? ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं हम जब चाहे शामिल हो जाए। तो मैं तो यकीन नहीं करते इन बातों पर। इसराइल उनका बहुत लाडला है, उन्होंने गोदों में पाला है उसको। एक्चुअली अगर गायनेकोलॉजी के ज़माने में करें तो बच्चे को जन्म बरतानिया ने दिया था और गोद में अमेरिका ने लिया था 48 से अब तक। बड़े ख़तरनाक हिस्ट्री है इनकी। इसराइल तो था ही नहीं, फ़लस्तीन था, अर्ज़ फ़लस्तीन थी, अर्ज़ फ़लस्तीन था पूरा का पूरा। और कल जो बयान आया है ईरान का, बहुत सीरियस बयान है कि इसराइली शहरी जो अपने आप को इसराइली कहते हैं, यहूदी नहीं, इसराइली कहते हैं, वो इसराइल से चले जाएं क्योंकि पूरी सरजमीन मकबूजा है। और अब ईरान ने एक नई टैक्टिस शुरू की है कि जो मकबूजा बस्तियाँ हैं जहाँ से फ़लस्तीनियों को धक्के देकर निकाला गया, बेघर किया गया, उनकी आबादियाँ मिसमार की गई और वहाँ नई आबादियाँ बसाई गई यहूदी काबिज़ीन के लिए। उन पर अटैक किया उन्होंने, उन पर अटैक किया और कई आबादियाँ उन्होंने तबाह कर दी और कह दिया है कि काबिज़ीन तो इलाका छोड़ दें पहले, वरना हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ये देखिए जुल्म की एक हद होती है और एक इख्तिताम भी होता है। अच्छा सर, एक और चीज़ अभी ये भी हुआ कि अभी जब ये हमला हुआ तो बड़े टारगेटेड अटैक्स भी किए हैं, जिसमें ईरान के आर्मी चीफ हो गए, टॉप के जो इंटेलिजेंस अफराद हैं, ठीक है, और जो टॉप के साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने शहीद कर दी है। अब ईरान मतलब इस लेवल के ऊपर ऐसे हिट नहीं कर पाया जिस तरीके से उन्होंने किया है, तो देखा जाए तो ईरान का मोराल भी थोड़ा सा तो डाउन हुआ होगा ना कि इतने हाई लेवल ऑफिशियल्स जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, ठीक है। अभी तक इस लेवल पर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे सका ईरान, तो उस पर क्या कहेंगे आप? रिस्पॉन्स तो बहुत क्लियर है ईरान का, आप खबरें नहीं दिख रही शायद। ईरान ने बहुत, लेकिन ये बात सही है, पहले रोज़ पहला राउंड इसराइल का हुआ, पहले रोज़ पहले राउंड जनरल मारे, साइंसदान मारे, 9 एटमी साइंसदान उनके मर चुके, शहीद हो चुके हैं। उनके कई जर्नल बहुत इम्पोर्टेंट वो शहीद हुए पहले दिन, और इसलिए थोड़ी सी ताख़ीर हुई ईरान को जवाब देने में, क्योंकि उनकी जगह पर लोग लगाने थे और जो आने थे उनको ज़ाहिर है 100% ब्रीफिंग नहीं थी कि क्या करना है। उन्होंने खैर चार्ज संभालते संभालते अटैक किया, जवाबी अटैक किया और टिका के अटैक किया। पहले रोज़ कम रहा, दूसरे रोज़ बढ़ा, कल रात को बहुत ज़्यादा था। अब तक ईरान मेरे ख़्याल है 600-700 मिसाइल फायर कर चुका है। और इसराइलियों की वो वीडियोज़ आप देखें कि उनकी औरतें रो रही हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, वो भाग रहे हैं वो शेल्टर्स में। ये इसराइल में कभी मंजर देखा नहीं होता। ये गज़ा में तो आपने देखा था कि गज़ा में औरतें भाग रही हैं, बेसहारा औरतें खंडर से भाग रही हैं। यहाँ खंडर नहीं बने, यहाँ पर शेल्टर मौजूद है। उनको शेल्टर में भागते हुए रोना आ रहा है बहुत बुरी तरह कि हमारी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, क्या से क्या हो गई है। तो अच्छा, और एक और मसला है कि तस्वीर देखकर मुझे दुख होना चाहिए, लोगों को दुख होना चाहिए, औरतों बच्चों की, लेकिन दुख नहीं हो रहा क्योंकि जो गज़ा पे गुजरी है वो सबके सामने, वो तस्वीरें आज भी हैं। गज़ा में कल भी 42 लोग शहीद किए गए। ईरान वहाँ भी, इसराइल वहाँ भी अटैक कर रहा है, वो कोई जाने नहीं दे रहा सूरत हाल को। यूरोप और GCC क्या करते हैं, ईरान ने कह दिया है कि बहुत सिंपल फार्मूला है, जंगबंदी हो सकती है कि पहला हमला जिसने किया वो हाथ रोक ले, जंग बंद हो जाएगी। यानी अगर इसराइल ने हमले नहीं किए तो हम जवाब नहीं देंगे, जंग बंद हो जाएगी। नासिर बेग साहब, एक ब्रेक लेके हम वापस आते हैं आपके, क्योंकि वैसे इसराइल का जौन सा जो इरादा है वो नहीं लग रहा, क्योंकि रिसेंटली भी इसराइल ने भी कहा है कि हमारे अहताफ जो है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, जब तक कि हम अपने अहताफ हासिल नहीं कर लेते हम भी अटैक नहीं करेंगे इस तरह से आगे। तो अब देख लेते हैं कि एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे डिटेल मज़ीद पूछेंगे और इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। टेक अ ब्रेक प्लीज़।
वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ चुगताई साहब मौजूद हैं, नासिर साहब। तो नासिर साहब, आपसे आगे पूछना चाहूँगी कि अब ये देखें, ईरान ने जो हमला किया है, ठीक है, सैकड़ों की तादाद में मिसाइल जो है वो फायर कर रहे हैं। अब एयरफील्ड जो है इसराइल की, उसको ज़रा कंफ्यूज करने के लिए डिफेंस सिस्टम को, आपको भी पता है, अब इतने ज़्यादा मिसाइल फायर करने पड़ रहे हैं। अब वो मिसाइल हिट तो कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी टारगेटेड जगह पे, मगर क्या ईरान के पास पीछे इतना ज़ख़ीरा मौजूद है इस तरह के ये मिसाइल्स का कि वीक्स और मंथ तक अगर ये चलती है तो क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे इस तरह से? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। रिपोर्टिंग एंड डिस्कसिंग वॉर इज अ साइंस, और वॉर करना भी साइंस है, वॉर को रिपोर्ट करना भी साइंस है। ईरान ने सब कुछ देखने के बाद, सारे ज़खायर देखने के बाद, अपनी पावर सप्लाई देखने के बाद, अपनी ऑयल सप्लाई देखने के बाद और सब कुछ देखने के बाद एवरेज लगाया होगा कि कितने मिसाइल फायर होंगे और कितने रोज़ जंग चल सकती है। उसके बाद उन्होंने हमला किया होगा। ये हमला, ये जवाब, कोई इससे पहले भी अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, ईरान ने इतना संगीन जवाब नहीं दिया है। एक आध मिसाइल मार के खामोश हो गए वो। इस बार वो पूरी जंग पे गए। इस जंग में सिर्फ उनकी एयरफोर्स नहीं है, क्योंकि उनके पास एयरफोर्स बहुत कम है, और अगर है तो उस पड़ोसी मुल्क उस एयरफोर्स को क्रॉस नहीं करने देंगे टुवर्ड इजराइल। और लेकिन इजराइल को फ़ायदा यह है कि उसकी एयरफोर्स को पड़ोसी मुल्क टुवर्ड्स ईरान फ्लाई करने दे रहे हैं, अटैक करने दे रहे हैं, वापस आने दे रहे हैं। ये एक अलमिया है मुसलमानों का, सच्ची बात ये है। अब आपने पूछा था जाते जाते कि इसराइल तो तैयार नहीं है जंगबंदी करने के लिए, तो ये भी हिस्ट्री का सबक है, पढ़ना पड़ेगा हमको कि बहुत से ऐसे लोग गुजरे हैं जो जंग पे अड़ गए थे कि हम जंग बंद नहीं करेंगे। उनमें एक नाम हिटलर का है। हिटलर भी नस्ल परस्त था, ये भी नस्ल परस्त है। बिल्कुल। हिटलर ने यहूदियों को बहुत मारा था, आग की भट्टी में डाल दिया था, गैस चैम्बर में डाल दिया था, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया हिटलर, आखिरी वक्त तक सरवाइव नहीं कर पाया। ऐसी इनका होना है, और ये लिखा हुआ है दीवारों पर कि इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये अल्लाह ताला की रस्सी है, जितनी दराज कर दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन लगता है कि अब वो रस्सी खींची जा रही है। और जब ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला की चक्की बड़ी आहिस्ता चलती है, जब चलती है तो बहुत बुरी तरह पीसती है, तो लगता है कुछ ऐसा हो रहा है। क्योंकि नासिर साहब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देते हैं ना। अल्लाह ताला ने कह दिया है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो फिर वो चक्की, इसी वजह से हम कहते हैं ना कि ये चक्की अल्लाह की आस्था चल रही है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ खड़ा है। मैंने तो इस पर आपसे कोई इख्तलाफ नहीं किया, मेरा आपके इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मुझसे जंग के बारे में सवाल करें आप। अच्छा सर, फिर ये जो हम बात कर रहे थे कि जैसे अब इसराइल की अगर हम बात करें, ठीक है, अब वो तो अपने इर्द गिर्द के जो ममालिक है ना, जौन सा उन्होंने तो उनको इस तरीके से उद्दन वगैरह हो गए, शाम वगैरह हो गए, ठीक है, इराक हो गए, उनको तो पैरालाइज़ किया हुआ है। अब जो अमरीकी या फिर और दूसरे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर सऊदी अरब हो गए, ठीक है, एमिरेट्स हो गए या कतर वगैरह हो गए, ये इस वक्त क्या किरदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, किस साइड पे खड़े हैं, इसके बारे में बताएं। ये सिर्फ सालिसी कराना चाहते हैं, ये सिर्फ जंगबंदी कराना चाहते हैं। मैं आपको दो मिसालें दूंगा, उसको आपको समझ में आ जाएगा। जी। जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, हाँ। और तो उस वक्त तक कोई कुछ नहीं बोला था, नहीं, किसी ने मजम्मत नहीं की थी। नहीं। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो सब दौड़े दौड़े आ गए, तहम्मुल, सब्र, जंगबंदी, जंग बुरी चीज़ है। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कह दिया भाई जिसने हमला किया है उसको, उससे कहो जंगबंदी कर ले। तो ट्रंप साहब ने फ़ोन किया मोदी साहब को, मसला हल हो गया। वो यहाँ भी सूरत हाल ये कि मुसलमान मुल्क उस वक्त तक खामोश रहे जब तक इसराइल ने अटैक किया। मुसलमान क्या, सभी खामोश रहे, ट्रंप तक खामोश थे। अच्छा। जो आज कह रहे हैं जंगबंदी होनी चाहिए, मैं जंगबंदी करा सकता हूँ, मैं इसराइल और ईरान का वही मुआहदा करा सकता हूँ जो मैंने इंडिया पाकिस्तान में कराया था। लेकिन जब ईरान ने अटैक किया तो इनके मुंह में ताले लगे हुए थे, ये चुपचाप थे। जब ईरान ने अटैक किया तो ये सब दौड़े दौड़े आ गए। आज यूरोपीय यूनियन का इजलास हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए ना कि ईरान के जो वार है वो रोक सके, इसराइल को सहारा मिल जाए।
इसराइल दरख्वास्त कर रहा है ट्रम्प से कि जी आप हमें मदद फराहम करें, हमें मदद को आए, यानी अपनी फौज भेजें, आप अपने जांबाज भेजें, अपने फाइटर भेजें। उनके फाइटर F-35 जो बरतानिया बनाता है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन उनको चलाने वाली एहलियत नहीं है। परसों एक वीडियो आई थी कि अच्छा सर, ईरान ने भी तो ये दावा किया है ना कि उन्होंने 2 F-35 तैयारे भी मार गिराए, ये 5th जनरेशन तैयारे। तो क्या ये वाकई सही है? क्या ये हुआ है ऐसे? ईरान ने 2 नहीं 3 गिराए और 2 पायलट गिरफ्तार किए, लेकिन कितना सच है ये भी हमें नहीं पता। सच्ची बात ये है, इसराइल कहता है नहीं, लेकिन अब तक ईरान के मुताबिक 10 तैयारे गिरा चुका है वो इसराइल के। और ये मुमकिन है, बहुत मुमकिन है, जब 70 जहाज़ आए, 60 जहाज़ आए और उन पर अटैक हो तो कोई ना कोई तो गिरेगा ना। बड़ों का जत्था होता है, वो टड्डी दल होता है, उसको गिरा देते हैं ये लोग। अब मेरे नज़दीक 10 तैयारे भी कम थे इनके, और 10 पे इसराइल खामोश है। अच्छा, इसराइल उसकी लास्ट तरजीह नहीं की। सर, लास्ट सवाल ये है कि क्या अब हम तीसरी जंगे अजीम की तरफ दुनिया बढ़ रही है इस जंग के बाद? पीस, क्या लग रहा है आपको, बताइए। अगर इसराइल को नहीं रोका गया और अगर अमेरिका को इसराइल ने इस जंग में घसीट लिया तो हम आप संगीन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसराइल के जो अगर आपने पढ़े हो प्रोटोकॉल्स, उसके मुताबिक इसराइल सऊदी अरब तक है। इसराइल का जोग्राफिया सऊदी अरब तक है, तो उसकी प्लानिंग तो सऊदी अरब तक पर हमला करने की है। लबनान पे कर चुका है, इराक़ पे कर चुका है, यमन पे करता रहता है। वो इनको जब चाहे वो कब्ज़ा कर लेगा, अगर ये खामोश रहे, अगर ईरान पीछे हट गया तो कब्ज़ा कर लेगा आराम से ये। उसके बाद कौन सा मुल्क उसके टारगेट पे आता है उसका आपको अंदाज़ा होगा कि पड़ोसी कौन है। सऊदी अरब बनता है पड़ोसी, या पाकिस्तान बनता है। उसके बाद दूर मार मिसाइल में पाकिस्तान से वो पंगा लेना चाहेगा नहीं। उसे पता है कि उसके 3 अटैक पाकिस्तान पे नाकाम हुए हैं, कबूटा पे नाकाम हुए। एक का असलम बेग ने इंटरव्यू दिया था कि जब हमें बताया गया कि ये अटैक कर रहा है, इसराइल इंडिया से अटैक करेगा, तो बेनज़ीर भुट्टो ने एटमी हमला करने का हुक्म दिया था और कहा था कि कोई एटमी रिएक्टर हिंदुस्तान का बच के रह जाए। तो हम तो ये करते हैं आमतौर से, खुद को हमला आवर हैं, हम खुद को हमला करते हैं। अच्छा, एक जाते जाते एक और सवाल कि ईरान के अंदर जो जासूसी नेटवर्क है ना इसराइल का, उसको अब पकड़ना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, कि देखिए जो टारगेटेड अगर देखे जाए कि जिस तरह से आपके जो टॉप इलीट लोग हैं ना, लीडर्स हो गए, उनको उड़ा दिया, ठीक है। अब ये जासूसी का जो पूरा निज़ाम है आपके सामने, आपको क्या लगता है कि ईरान अब उसको पकड़ पाएगा? देखिए, ईरान में जासूसी की नेटवर्क का एक हिस्ट्री है। हमारे पास एक कैदी है जादेव, वो ईरान से आया था ना, चाबार से आया था वो। उसने हमारे मुल्क में बहुत टेररिज्म फैलाया। अच्छा, ईरान में जो कुछ हुआ है, जो मैंने कहा ना पहला वार इसराइल का हुआ, इसराइल का राउंड जीत गया इसराइल, उसकी वजह यही थी कि ईरान में जगह जगह उनके एजेंट हैं, उनके मुखबिर हैं, उनके कारकुन हैं, उनके फौजी मौजूद हैं जिन्होंने कल 6 कार बम धमाके किए हैं। कल उनकी इस्लाम शहर में एक ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। इमेजिन, इसराइल की ड्रोन फैक्ट्री ईरान में लगी हुई थी। 76 लोग गिरफ्तार हुए मशरक़ी इलाकों में जो ईरान के लिए मुखबिरी कर रहे थे। लेकिन मेरा ख्याल है अभी बहुत मुखबिर बाकी हैं इसराइल के, जो ईरान के ख़िलाफ़ मुखबिरी करते हैं, टारगेट करते हैं। जो पहला अटैक हुआ था वो टारगेट हिटिंग था, क्योंकि ईरान के जो कमांडर्स वगैरह हैं वो एक अपार्टमेंट हाउस में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में। उसी पे अटैक हुआ, उसी में वो शहीद हो गए। इसी तरह जौहरी साइंसदान थे, वो शहीद हो गए। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है आपका कि इसराइल का ईरान में नेटवर्क बहुत तगड़ा है। इनके प्रेसिडेंट थे अहमदीनेजाद, इन्होंने कहा कि मैंने एक कमेटी कायम की कि इसराइली असर का जायज़ा लगाया जाए ईरान में। उस कमेटी में 20 लोग
इसराइल के एजेंट थे, ये उनका बयान है जो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये देखना पड़ेगा इन लोगों को कि बहुत हो गया, बहुत ये बर्बाद हो चुके हैं इनके हाथों। उनके हाथों टारगेट किलिंग हुई है, हानिया साहब से लेकर इसराइली प्रेसिडेंट इब्राहिम, और अब वाक़यात सामने हैं। इससे पहले बहुत वाक़यात हुए इसराइल ने ईरान के साइंसदानों को कभी स्वीडन में मारा है, कभी न्यूयॉर्क में मारा है, कभी कहीं मारा है। तो ये एक दहशतगर्द मुल्क है, ऐसा मुल्क है जिस पर पाबंदी होनी चाहिए, स्टेट के तौर पर नहीं, इसकी रिजीम के ऊपर। और वहाँ के लोगों को हक मिलना चाहिए वोट देने का, और मुझे यकीन है कि इसराइल के बाशिंदे इस रिजीम के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच नासिर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अच्छी तरीके से हमें इन्फॉर्म किया, और इस टाइम में जो हमारी दुआएं हैं ना वो ईरान के साथ है, क्योंकि ईरान हमारा मुस्लिम भाई मुल्क है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और उनके लिए मदद करें, गैब से मदद करें उनकी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों की हैबिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो उनको कामयाब बना देती है, ठीक है, और ऐसे लोगों की हैबिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो उनको नाकाम भी बना देती हैं। तो सिंपल सा हमारा ये आज का टॉपिक है कि हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपने कामयाब होना है तो कौन कौन सी हैबिट्स जो हैं वो आपको अपनानी पड़ेंगी, ठीक है, और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्होंने अब तक आपको नाकाम रखा हुआ है, जो कोई ऐसी बात है कि अचीवमेंट जो है उससे आपको दूर रखा हुआ है, आप अभी तक कामयाब नहीं हुए। और इस पे बात करने के लिए नाज़रीन ज़बरदस्त पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है, माशाल्लाह भी हज करके आए हैं और आते ही आज हमारे प्रोग्राम में हैं। तो कासिम अली शाह साहब जो हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे सामने है, आपके भी सामने है, कॉल्स भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, वैसी नूरानी चेहरा है और नूर लेकर आ गए। जो करम है अल्लाह का करम है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बंदे हैं जो खैर आपने अल्लाह की तरफ पाकिस्तान के लिए दुआ की, दिल से दुआएं पाकिस्तान के लिए। देखिए पाकिस्तान, मेरा मानना है दुआ फिज़ा वो है जो खुद ब खुद निकले, जोर ना लगाना पड़े। तो पाकिस्तान के लिए तो हर दम दुआ है ना, अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा शादाबाद, और सबके लिए दुआएं। एक बड़ा जो कमाल का एक्सपीरियंस था ना जी, इससे पहले मैं बहुत से उम्रे कर चुका हूँ, और हर दफ़ा उम्रे पे जाते ही, क्योंकि ये अल्फाज बताए जाते हैं, मंसूब किए जाते हैं, हदीस है कि आपकी निगाह खाना काबा पे पड़ी है तो जो दुआ है पहली आप वो मांगिए। अच्छा, इस दफ़ा एक मुख्तलिफ था एक्सपीरियंस मेरा। जब मैंने पहली बार काबा देखा तो दुआ नहीं निकली, शुक्र निकला है। हाँ, दिल से अल्लाह का शुक्र, या वारी ताला इतना कुछ तूने बिन मांगे भी तो दिए ना, तो शुक्र के जज्बात हैं। तेरी मेहरबानी कि तूने अपने दर का सवाल ही रखा, तूने बुला लिया। तेरी मेहरबानी, सेहत में आ गए, अच्छी सेहत में, अच्छे वक्त में आ गए। लोग बुढ़ापे में आते हैं, तूने शऊर दिया कि हमने आना है तेरे पास, तूने अपने दरबार बुला लिया। तो शुक्र के अल्फाज थे। और दूसरा जो एक नया एक्सपीरियंस था, ये मतलब मेरा ख्याल है कि मैं इसे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहूँगा, कि जिनसे गिले शिकवे भी थे ना, उनके लिए दुआ निकली, दिल से दुआ निकली कि या बारी ताला अगर मेरे हाथ में नसीब लिखना आ गया तो जो अच्छे से अच्छा नसीब लिखा जा सकता है ना, तो उनका अच्छे से अच्छा लिख दे दो। जिनसे गिला है, जिनसे शिकवा, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं। अमूमन हम माफ़ करते हैं ना, एक लेवल है, हाँ, उससे नेक्स्ट लेवल ये अल्लाह ही करवाता है कि या बारी ताला खैर कर दे। तो सर ये भी तो कामयाब लोगों की निशानी है। देखिए मैं ना आज दुआ करना, हाँ, किसी के ये लिए। दो हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा फिज़ा आज की गुफ्तगू को। वक्त थोड़ा सा है और मैं चाहूँगा जल्दी से दो हिस्सों में तकसीम करूँ। एक हिस्सा हम पकड़ लें, एक को थोड़ी देर के लिए पार्क कर देंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेंगे। कामयाबी दुनिया में क्योंकि कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, रिलेटिव टर्म है, यानी हम जो सुन रहे हैं हर एक के लिए कामयाबी की एक तारीफ़ है। जो सामने मकसद है उसकी अचीवमेंट का नाम कामयाबी है। वो अचीव हो जाएगा, फिर कुछ नए मकासद आ जाएंगे, नए गोल्स आ जाएंगे। ज़िंदगी की मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो पढ़ रहा है उसके लिए पढ़ाई में कामयाबी है, जो पढ़ चुका है उसके लिए नौकरी कामयाबी है, किसी का काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, वो चाह रहा है मेरी ये कामयाबी है। एक चैनल पे बंदा नज़र आ रहा है, कह रहा है टॉप के चैनल पे नज़र आऊँ, ये कामयाबी है। अरब रुपया कमा लिया है, दुआएं मांग रहा है रो रो के 1 अरब और आ जाए, कामयाबी है। शादी नहीं हो रही जी, शादी एक कामयाबी है। पसंद की शादी एक कामयाबी है। फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, ये भी एक कामयाबी है। तो कामयाबी की जो टर्म है ना, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन हम जो ओवरऑल दुनिया में जो अल्लाह का एक करम और फजल है, वो मुआशी खुशहाली, फाइनेंशियल फ्रीडम कह लीजिए, अल्लाह जिनको मुआशी तौर पे मुस्तहकम करता है,
या इस काबिल करता है। मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुझे बड़ी पसंद है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो है ना, नीचे वाले हाथ से बेहतर ऊपर वाला हाथ। तो ऊपर वाला हाथ बनने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। अगर पास में है ही कुछ नहीं तो आप नीचे वाले हाथ को क्या देंगे। तो आप नीचे वाले हाथ से सफ़र तय करके ऊपर वाला हाथ बन गए। तो ये सादा सी डेफिनेशन बन गई। इल्म है, इल्म बांट रहे हैं, पैसा है, पैसा बांट रहे हैं, आसानी आसानी बांट रहे हैं, रोटी अल्लाह ने दे दी है, तकसीम कर रहे हैं, विजडम है, अल्लाह विजडम, इज्जत अल्लाह ने आपको दी है, दूसरों को इज्जत दे रहे हैं। जो आपके पास है आप दूसरों को दे रहे हैं। देने वाला दरअसल मेरा ख्याल है कि वो एक कामयाब इंसान है। दो हिस्सों में जो तकसीम करते हैं, दो टर्म्स हैं। हाँ। एक है पैथोस, इट्स अबाउट द पाथ, पैथोस ऑफ सक्सेस, और एक है एथोस, एथिक्स से निकला। एक है वो स्किल्स, वो रास्ते, वो लॉजिक जिससे कामयाबियां मिलती हैं, और एक वो इखलाकियात है जिससे कामयाबी मिलती है। अच्छा, अब जब हमारी एथोस की बात होती है ना, मैं एथोस की तरफ जाना चाहूँगा। ये जो पैथोस की बात है उसमें गोल सेटिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी बनानी आनी चाहिए, आपको अपना काम आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप अपने शोबे में यूनिक हों, आप किसी नीश में टॉप पे पहुँच जाएं। ये सारी स्किल्स की बातें। मैं पैथोस पे बात इसलिए, एथोस पे बात इसलिए करना चाहूँगा कि एथोस पे बड़ी कन्फ्यूजन है। हम बड़े बड़े ईमानदार लोग देखते हैं और वो कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। बंदा कहता है यार हाजी नमाजी नेक बंदा है, और धेला नहीं है पल्ले। तो फिर एथोस कहाँ गए? यानी एथिक्स के बावजूद कामयाब क्यों नहीं सही है। हाँ। तो गुजारिश ये है कि आप जितने मर्जी नेक हैं, अगर आपकी जिंदगी में ऑब्जेक्टिव ही नहीं है और फिर उस ऑब्जेक्टिव को सामने रख के कोशिश ही नहीं है, एफर्ट ही नहीं है, तो रिजल्ट तो नहीं आएगा। कामयाबी सिर्फ नेक होने के साथ सिर्फ नहीं है, सिर्फ कंडीशन नहीं की जा सकती। हाँ, इसकी तो मिसाल ये एक बंदा और है। नेक है तो ये कामयाब होगा, ऐसा नहीं होगा। देखिए जो कायनात का सारा निजाम है ना, 7.5 अरब की आबादी है। ठीक। रब सबका रब है। उसने जो कानून बनाए सबके हैं। हम ये नहीं अच्छा कह इंसान, सकते बुरा कि इंसान सबका रब है। हाँ, ग्रेविटी जो है मेरे पे लगती है और दूसरे पे नहीं लगती। ऑक्सीजन जो है वो मुसलमानों को मिलेगी और नॉन मुस्लिम, सबका रब है। सबके लिए ये कायनात है, सबके लिए कवानीन यकसा है। ठीक। जो इनको समझता है वो इस्तेमाल कर लेता है, वो अचीव कर जाता है बिला तफरीक। उसका मजहब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अकायद क्या है, और कोई फर्क नहीं पड़ता उसका रंग नस्ल क्या है। ठीक। वो रूल्स को जो फॉलो करेगा, ग्रेविटी के प्रिंसिपल को जिसने फॉलो किया डैम बना लिया, ग्रेविटी के प्रिंसिपल्स को जिसने फॉलो किया उसने इन्वेंशन कर दी, सही। जिसने नहीं समझा छत पे चढ़ के छलांग लगाई बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो क्या गया, टांगे टूट गई। सो आप वो कवानीने कुदरत जो हैं उनको समझ के, उनको अंडरस्टैंड करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखें एथोस में, फिर मैं एथोस की बात करूंगा। एथोस में प्रिंसिपल है। अच्छा, इसका ये एथोस का जो प्रिंसिपल है इसको इलेबरेट करते हैं एक ब्रेक के बाद छोटी सी, ठीक है? ओके, हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। हम कामयाबी के ऊपर बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसे स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, कौन सी ऐसी टेक्निक होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला हाथ है, जो नीचे से ऊपर वाला हाथ बनना है, आपने जैसे अभी बताया उन्होंने, तो वो कैसे बनना है, हम ब्रेक के बाद इसको इलेबरेट करेंगे। ठीक है, ब्रेक। अच्छा जी, हमारे साथ कासिम अली शाह साहब मौजूद हैं। हम कामयाबी को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपके सामने इस पहलू पे ज़रा हम यहाँ पे नज़रसानी करवा रहे थे। कासिम साहब, आप वो बता रहे थे कि एक लॉजिक कोई दो थी ना जी चीज़ें। एक तो रास्ते थे, कामयाबी का रास्ता क्या है, पाथोज के हैं, पाथ से निकला। एथोज हैं जी, एथिक्स के हैं, मॉरल्स के हैं। ठीक। मेरा ये कहना है कि आप दुनिया के पारसा तरीन इंसान हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और मकसद की क्लैरिटी नहीं है और उसके मुताबिक एक्शन नहीं है, आप किसी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। दूसरी बात ये देखें, बड़ी दुनिया ना अपने आप को तसल्ली तशफ़ी देती है, वो रास्ता लेती है शुमाल का, शुमाल पे चलते चलते दुआएं मांगती है अल्लाह जनूब आ जाए, तो शुमाल पे चल के जनूब नहीं आता। जो कवानीने कुदरत हैं उसमें कॉज एंड इफेक्ट में हर चीज़, इफेक्ट का पीछे कॉज है, इल्लत मालूल का कानून चल रहा है। तो आपने कुछ भी अचीव करना है उसके पीछे आपका मोटिव क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अब एथोस में ना, एथोस जो मैंने कहा जी, कंफ्यूजन हो जाती है। लोग कहते हैं जी अच्छा खासा नेक बंदा है लेकिन देखें कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। मेरा ये कहना है कि कामयाबी के ये दोनों हिस्सों को मिलाया जाए तो कामयाबी है। यानी जो रास्ते हैं उसमें आपकी गोल्स की क्लैरिटी, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मेहनत, आपका इनिशिएटिव लेना, आपका रिस्क टेकर होना, आपका मार्केट के ट्रेंड्स को देखना, ये सारे रास्ते हैं, लॉजिक हैं सारे सारे। एथिक्स में आ जाता है वादा आप पूरा करते हैं आप। एथिक्स में आ जाता है आप जो कहते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। एथिक्स में आ जाता है कि आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है कि ये बंदा और इसका काम, इसके प्रोडक्ट्स वो रिलायबल है।
एथिक्स में आ जाता है कि आपने किसी की पेमेंट लेट नहीं की। एथिक्स में आ जाता है कि मजदूर की जो मजदूरी है पसीना ख़त्म होने से पहले, खुश्क होने से पहले आप उसके हैंड ओवर करते हैं। एथिक्स में आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं वही कर रहे हैं, सिर्फ दिखा नहीं रहे, बल्कि जो आपकी ज़ुबान पे वही आपका किरदार है। तो ये एथोस और पैथोस के मजमूए का नाम है कामयाबी। अब होता क्या है फिजा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, दुनिया पे कामयाबी पे लिखी जाने वाली तमाम किताबें बताती हैं बाज़ औक़ात कोई एक फैक्टर जो है ना वो नुमाया हो जाता है। कोई एक फैक्टर ऐसा होता है किसी का जो उसको गैर मामूली बना देता है। यानी एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद अली कले है, ठीक है जी, बॉक्सर है दुनिया का, और एक ऐसी बॉक्सिंग थी यूट्यूब पे पड़ी हुई है जिसमें वो उसने पंच किया, सामने वाला गिर गया, और जब वो गिरा है और ये जीत गया, इसका हाथ ऊपर किया गया, विनर है, तो पहला सवाल सहाफ़ी ने पूछा विनर होने के बाद कि मोहम्मद अली कले ये एक पंच से कैसे जीत सकते हो, यानी बॉक्सिंग करनी पड़ती, आपने एक पंच मारा है। उसने कहा ये जो एक पंच है इसको बनाने में 21 साल लगे, पीछे वो मुजाहिदा, वो प्रैक्टिस है 21 साल की। 21 साल के बाद ये पंच इस काबिल हुआ है कि छूता है तो सामने वाला गिर जाता है। सो आपकी ये जो ग्रिट है, ये नई टर्म बोलने लगा हूँ, ग्रिट, दुनिया में जो एक नई टर्म्स मुतारिफ हुई है उसमें एक वर्ड है ग्रिट, एक है ग्रीड, वो एक नेगेटिव टर्म, वो तो पता है। ग्रिट जो है ना ये पॉजिटिव टर्म है, इट्स अबाउट द स्टेमिना टू अचीव समथिंग। इस पे सबसे अच्छी किताब एंजेला डकवर्थ की है, और वो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी यूएस में ये रिसर्च उन्होंने की कि वो लोग जो अचीव करते हैं और बड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े मकाम को पाते हैं उनमें क्या होता है, तो पता लगा आम सा आईक्यू होता है, एवरेज आईक्यू होता है, लेकिन स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। ख्वाब देखना, फिर ख्वाब के पीछे चलना, तब तक चलना जब तक अचीव नहीं होता। अच्छा, ये जो अंदरूनी सुकून है और ये जो शोहरत है, इसके बारे में मैं बात करूंगी। क्या ये अगर किसी इंसान को मिल जाए तो क्या ये कामयाबी है? ब्रेक के बाद बताइएगा। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। कामयाबी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कासिम साहब कि ये जो शोहरत है और जो अंदरूनी सुकून है अगर किसी इंसान को मिल जाए तो क्या ये भी कामयाबी है? देखें, इंसान की जो हसरतें हैं ना उसमें से बड़ी हसरत तो शोहरत ही होती है, लोग पहचाने, लोग जाने और नाम हो, इज्जत हो। सुकून जो है ना मुझे लगता है वो एक इंतखाब का नाम है कि आप शोहरत की पीक पे सोचें कि नहीं यार शोहरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सुकून है। पैसा बड़ा आ गया, आपको ख्याल आया इतना पैसा आ गया और सुकून नहीं आया, तो आप सोचें कि सुकून कहाँ तलाश करना। आपने नाम बना लिया, काम आपने कर, अचीवमेंट्स, बड़े बड़े घर आ गए, गाड़ियाँ आ गई, पता लगा सुकून नहीं आया, कुछ कमी है। तो वो जो नहीं आया ना फिर उसकी बंदा तलाश शुरू करता है। अमूमन वो जो हम ऑफ कैमरा डिस्कशन कर रहे थे, मिडिल एज क्राइसिस का हिस्सा है। बड़ी दुनिया 40s 50s में आके सोचती है कि यार जो बनना था वो तो बन गया, अब ये एक जो मिसिंग एलिमेंट है वो है इत्मीनान, सुकून। फिजा मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, जो दीन है ना वो हैप्पीनेस की बात ही नहीं करता। कुरान का मौजू खुशी नहीं है, कुरान का मौजू इत्मीनान है। खुशी की 3 हालतें हैं। खुशी की एक हालत है प्लेयर, खुशी की एक हालत है हैप्पीनेस, खुशी की एक हालत है कॉन्टेंटमेंट। जैसे पानी की 3 हालतें हैं, सॉलिड फॉर्म में आइस है, लिक्विड फॉर्म में पानी की फॉर्म है, वेपोरेट हो जाए तो बुखारात है। इसी तरह नमाज जब पढ़ते हैं तो हमें खुशी नहीं मिलती, इत्मीनान मिलता है। शुक्र करने से इत्मीनान मिलता है, बांटने से इत्मीनान मिलता है, कुर्बानी देने से इत्मीनान मिलता है। आप अपना हक छोड़ देते हैं, आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं, बड़ी अच्छी बात, माफ कर दिया, इत्मीनान मिलता है। अच्छा, खुशी जो है ना उसका दुरानिया इत्मीनान से थोड़ा सा कम है। अच्छा, याद रखिए, मैं सिंपल इसको समझाता हूँ कि पहले प्लेयर को समझ लें फिर हम आते हैं। प्लेयर जो है ना वो है वक्ती तौर पे एक स्पाइस, ऐसे करके खुशी पीक पे गई और नीचे गिर गई उससे कहेंगे। हाँ, कोई भी खुशी आपको वक्ती तौर पे बहुत ज्यादा मिली है और उसके बाद नहीं रही, वो प्लेयर है। अच्छा, ये जो वर्ड है प्लेयर इज माइन, ये हमारा वर्ड नहीं है, दीन का वर्ड नहीं है, गोरे का वर्ड है। अच्छा, ये प्लेयर इज माइन कि मैं वक्ती तौर पे तो बड़ा खुश हूँ, लॉन्ग टर्म मेरा कोई प्लान नहीं है आपके साथ चलने का। अच्छा, ये प्लेयर जो है ना, अच्छा सम टाइम कोई किसी को नुकसान होता है, हमें बड़ा प्लेयर मिलता है, हाँ, वो खुशी नहीं होती, थोड़ी देर का स्पाइक है, थोड़ी देर का आपको एक मजा मिल गया, और वो जो मजा है वो बाज़ औक़ात उस मजे की याद गिल्ट होती है। आप बाद में याद करते हैं, वो ख्याल आता है हाँ मैं ऐसा था। कोई याद करवाता है, पुराना फेलो मिलके कहता है याद है तुम ऐसे करते थे, यार ना करो बात। वो प्लेयर की बात करता है, प्लेयर की बात भी ताना लगती है हमें। अच्छा, जो इत्मीनान है ना, याद रखिए उसकी याद भी खुशी है।
अच्छा, वो सस्टेन रहता है। वो सस्टेन रहता अच्छा, है। एक इंसान कामयाब हो गया, उसको सक्सेस मिल गई है, अच्छी जॉब थी उसकी, सब कुछ थी, उसने सब कुछ हासिल कर लिया, एक पोस्ट पे भी आके बैठ गया, या फिर बिजनेस है तो उसका फैल गया, काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, इस्टेब्लिश हो गया, एक एज में भी आ गया, क्योंकि एक कामयाब आदमी थोड़ी सी एक एज पकड़ ही लेता है, आपको पता है। अब क्या वो चीज़ें बस कहेगा कि बस जो मुझे मिल गया इस पर सब्र शुक्र करेगा, सस्टेन रखेगा अपने आप को, या फिर वो और कुछ कामयाबी की लालच में या पीछे पागल रहेगा? दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कामयाब लोगों की दो किस्में बता रहा हूँ आपको मैं। एक वो हैं जो कुछ बनाते हैं, फिर उस बनाने वाले को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, पैसे से पैसा बनता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं। दीन ने इस मिजाज को इनकरेज नहीं किया। दीन पैसा कमाने को मना नहीं करता, दीन लालच को मना करता है, क्योंकि लालच आपको अंधा करती है। आपका जो तराजू है जिससे आप सेलेक्ट करते हैं राइट क्या रॉन्ग क्या, उसे ख़राब कर देती है। दूसरे कामयाब लोग वो हैं जो कामयाब होते हैं और कहते हैं नहीं यार, मैंने दूसरों को शामिल करना है, मैंने चैरिटी करनी है, मैंने पे बैक करना है, मैंने फ़ायदा देना है, मैंने नफ़ा बख्श बनना है, मैंने मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। ये ज़्यादा इत्मीनान में होते हैं, ये ज़्यादा खुश होते हैं। देखें क्या ज़रूरत पड़ी बिल गेट्स को, इतनी दुनिया को पोलियो के कतरे बांटे जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी है बड़े बड़े दुनिया के जो रिच लोग हैं। आज से 100 साल पहले का जो बिल गेट्स था ना, आज से 100 साल पहले में जो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान था, उसका नाम था एंड्रियो कार्नेगी। जब वो मरने लगा ना, उसने अपनी 90% जो वेल्थ थी वो लाइब्रेरीज को, लेबॉर्ट्रीज को और एजुकेशन सेक्टर को दे दी। उसने कहा जी मेरी तरफ से चैरिटी है, दुनिया को खैर मिल जाए। ठीक है जी। स्टील इंडस्ट्री का बादशाह था, अमेरिका की स्टील का 1/3 वो प्रोड्यूस करता था। उस जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही थी, तो उस जमाने का जो टेक था वो स्टील और इंडस्ट्री थी। आज का जो टेक को है वो ये IT आ गया, AI आ गया, दुनिया सारी बदल गई। सो पे बैक करना, आसानियाँ पैदा करना और अपनी कामयाबी में दूसरों को शामिल करना। कहते वो पंजाबी में एक बड़ा शानदार है, वंड खाओ तो खंड खाओ। क्या मतलब? इसका मतलब है क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा, ये लाइव है बेटा, बेटा लाइव है, तुम किधर सो रहे थे बेटा? अच्छा, एक कामयाब अल्लाह बंदा तो तुम्हें पूछेगा, हम एक तो चलो कामयाब लाइव बंदा में आया। पूछ ही नहीं पाए। अच्छा, एक कामयाब बंदा आया। बेटा लाइव में ऐसे चलते हुए आयो, वो गेस्ट अच्छा, कोई नहीं, बेचारे, उनको आ गया, परेशान कर दिया। आ गया करके ठीक चला खुदा गया। का खौफ करो, चलो। अच्छा, होश में रहो ना, सब स्पॉन्टेनियस बेटा, सबने अपनी आंखें खोलनी है। अच्छा, घर कोई से ऐसी सबने गोते खा के तो नहा धो के निकलना है ताकि फ्रेश हो। अभी भी नींद में चलने की अगर बीमारी है तो डॉक्टर को इलाज छोड़ो जी, करवाना छोड़ो। पड़ेगा, तजवीज मैं करूंगी डॉक्टर। छोड़ो जी, छोड़ो। क्या अच्छा, पता वो एक कामयाब बंदा अचानक आ गया माइक नहीं ठीक करने, सर, हमने सबने सुना। स्पॉन्टेनियस होना वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अच्छा, वैसे मैं समझा कोई प्लान्ड एक्टिविटी होती है बाज़ और औक़ात ना। मुझे लगा आपको हम बंदे लोग- उठाने आ गए जिस तरह आपके ऊपर चढ़ गया है, मुझे लगा गले बांध पकड़ के आपको कोई माइक पकड़ रहे थे। अच्छा जी। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जोक। कोई एनीवे, नहीं जी। अब एक सवाल ज़रूरी और बनता है, वो ये कि मुझे बताइएगा कि जैसे मैं एक चीज़ को फील कर रही थी जब आप अभी बात कर रहे थे ना कि इंसान लालची हो जाता है एंड स्टफ ऑल दैट, तो ये जो मर्द है, मुझे लगता है कभी कभी ये अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अपनी बीवी की, अपने माँ बाप की, अपने घर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जब ये बाहर कमाने निकलता है तो तब भी ना ये थोड़ा सा लालची हो जाता है, और इससे बहुत से गुनाह, गलत काम जो है वो सरजद हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों की, अपनी इन सब चीज़ों की जो है ना, घर वालों की नीड को पूरी करने के लिए बाहर निकलता है। तो तब भी जो है ना इंसान थोड़ा सा ग्रीडी हो जाता है। ये भी वजह है, आपको लगता है कहीं? मेरा ये ख्याल है कि देखें, पहला जो फ़लसफ़ा है, औलाद, आपकी अज़वाज, चीज़ें सब फितना कहा गया, क्योंकि होता क्या है कि इनके लिए आप इमोशनल होते हैं, आपकी जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है, आपकी जो नीड है ना वो ग्रीड पे बड़ी जल्दी जंप करती है, यानी आपको पता नहीं लगता कहाँ ब्रेक लगानी है। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि करैक्टर यही है कि नीड की चादर को बड़ा वाज़े कर लें कि मुझे चाहिए क्या, जो मुझे चाहिए उसको मैं पूरा करूं और ग्रीड की तरफ ना जाने दूं, ग्रीड की तरफ ना जाने दूं। मेरा ख्याल है कि ये भी एक सेल्फ कंट्रोल है, ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी कहीं ना कहीं किसी की उंगली पकड़ के सीखना है कि कहाँ मुझे ब्रेक लगानी है, कहाँ रुक जाना है, और इस नीड को ग्रीड नहीं बनने देना। तो इसका ताल्लुक मर्द या औरत होने के साथ नहीं है। कोई कमाने वाला ना चाहते, देखिए एक और मज़े की रिसर्च शेयर करता हूँ। दुनिया में एक प्रोफेसर था, उसका नाम था क्लेटन क्रिस्टनसन, दुनिया का टॉप बिजनेस स्कूल है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहाँ पढ़ाता था। एलुमनाइज के डिनर्स होते थे तो वहाँ मिलता था, तो उसने देखा कि इतने कामयाब तरीन प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी ज़वाजी ज़िंदगी ख़राब है, पैसा बेशुमार है, यानी पर्सनल लाइफ नहीं चल सकी लेकिन पैसा कमा लिया। फैक्टर ढूंढा, टॉप फैक्टर मिला, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें तनख्वाह पहली को मिलती है, यानी रिवार्ड फर्स्ट को मिल जाता है महीने बाद।
जो हमारी फैमिली लाइफ है ना, इसका रिवार्ड पहली को नहीं मिलता, इसको 15 से 20 साल लगते हैं। अब ये 15 से 20 साल का स्टेमिना कहाँ से लेकर आए कि 15 से 20 साल बाद पता लगता है। मुझे लगता है ऐसे फिजा कि जो हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी है ना, इसमें फिजिकल इंटीमेसी, बड़े अच्छे वर्ड्स में बोल रहा हूँ, वो माइनस होती है तो पता लगता है असल में लाइफ क्या थी। क्योंकि फिर हमारी इमोशनल इंटीमेसी का, इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी का, सोल इंटीमेसी का वक्त आता है कि वो पुरानी जरूरत जो थी फितरत ने दी, वो तो जानवरों के पास भी है, वो तो खत्म हो गई। अब दर्द महसूस हुआ, अब हुई कि अगर हमें 15 मिनट इकट्ठा बैठना पड़े तो बात क्या करेंगे। अब हुआ कि दूर भी थे तो सोल कनेक्शन था, एक दूसरे की तकलीफ महसूस होने लग पड़ी। तो हमारे यहाँ जो कह लीजिए जो कनेक्शन है एक इंसान का इंसान के साथ, उसमें कमाना, क्योंकि वो पहली को दिख जाता है इसलिए उसमें ऑब्सेशन ज़्यादा होता है। और फैमिली लाइफ क्योंकि उसके रिवार्ड्स फ़ौरन नहीं आते, बच्चे छोटे हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं तो पता लगता है प्रोडक्ट क्या था, हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या था, उसको टाइम लग जाता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा और अगेन दोबारा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और ये जो क्योंकि आज का भी जो टॉपिक था वो इतना हम इलेबरेट थोड़ा सा शायद क्योंकि 2 पार्ट में था, एक पार्ट इलेबरेट हुआ है दूसरा नहीं, हम इसको भी मजीद कोशिश करेंगे कि आपके सामने क्लियर करें, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। सॉरी बड़ी कॉल्स आई मगर हम अटेंड नहीं कर सके, हमारे पास टाइम कम था। आपको मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन अभी कंज़ा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं और कंज़ा जो है डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब हमारे प्रोग्राम में आती हैं तो आपको बता के जाती हैं कि किस तरीके से आपने अपना ख्याल करना, ख़ास तौर पे जो मौसम जिस तरीके का वेदर होता है आपको उस तरीके की आपकी प्रैक्टिस जो है वो लाइफ में थोड़ी सी चेंज करके जाती हैं। आज हम बात करेंगे कि गर्मी जब बहुत ज़्यादा शिद्दत में बढ़ जाती है जैसे अभी चल रही है, और फिर उसके बाद अब हब्स का एक मौसम आएगा, 2 महीने तो ये चिप के मौसम चलेंगे जिसमें अब जो औरतें अबाए पहनती हैं बेचारी, जो पर्दा करती हैं, अपने पर्दे का ख्याल करती हैं, एहतराम करती हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा ये इशूज़ होते होंगे क्योंकि उनके जो पर्दे के मोस्टली जो मटेरियल होते हैं जो अबाए बाज़ार में मिलते हैं, वही बाज़ार से जो ख़रीदती हैं वो बिल्कुल ही जॉर्जेट का मटेरियल होता तो फॉल वाला है, मगर वो मटेरियल होता है जिसको इस्त्री नहीं करनी पड़ती, बार बार आप अलमारी में भी रखें तो वो फिसलना शुरू हो जाता है। अब उसमें हवा आर पार नहीं होती, आपको पता है मोस्टली जो अबाए वाले मटेरियल है इसमें हवा आर पार नहीं होती, क्योंकि ना तो ये लॉन का होता है, ना मलमल का होता है, ना ऐसा शफून का होता है, ना प्योर क्वालिटी के होते हैं, तो ये जो है हवा पार नहीं करते, स्किन को इरिटेट करते हैं। और भी जो मेरी बहनें या भाई हैं जो ऑफिस जाते हैं, गर्मी होती है, गर्मी की शिद्दत में पसीना होता है, फिर अब ये क्या क्या आपको बीमारियाँ कॉज कर सकता है स्किन की, ठीक है, सर की, स्कैल्प की, क्योंकि जो लोग लड़कियां हिजाब लेती हैं उनके सर की स्कैल्प किस तरह से मुतासर हो सकती है, तो कैसे ख्याल करना है, कैसे हाइजीनिक रहना है, सफाई का ख्याल करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे कॉल्स ज़रूर शामिल करें क्योंकि कंज़ा जब बात शुरू करती है तो कॉल्स रह जाती है। आज आप पूछ सकते हैं जो सवाल करना है। तो हमारे साथ कंज़ा मौजूद है, क्या कहेंगी जी गर्मियों के मौसम के लिए? सबसे पहले वेलकम। थैंक यू सो मच फिजा फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब बताइएगा कि जो गर्मियों का मौसम होता है इसमें हम किस तरीके का ख्याल अपना कर सकते हैं? क्या ये जो ठंडे ठंडे पाउडर्स होते हैं जो हम लगाते होते हैं, इज़ दैट रियली वर्थ इट कि हम अपने आप को, बच्चों को, बच्चियों को लगाएं? अच्छा, ठंडे पाउडर फिजा वो तो एक टेम्प्रेरी मेजर है ना, बिल्कुल टेम्प्रेरी मेजर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे अभी आपने बात की तो इसी तरफ मेरा ध्यान चला गया कि अबाया का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो अबाया का मटेरियल चेंज होना चाहिए। इतनी सख्त गर्मी, हीट वेव, 43 से 47 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा रहा है, तो प्लीज़ मलमल के कपड़े का अबाया होना चाहिए या बिल्कुल ब्रीदेबल फैब्रिक का अबाया होना चाहिए। यूजुअल कपड़े भी आपके जो है वो ब्रीदेबल होने चाहिए बिल्कुल, यानी मलमल के या प्योर कॉटन के। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बची रहेगी। जैसे ही इतनी एक्लूजन होती है बाय के साथ या वैसे ही हीट वेव के साथ, तो आपके जो इंटीमेट एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे वो टारगेट बन जाते हैं ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज़ का, और वहाँ पे ना सिर्फ पसीना आता है बल्कि वहाँ पे बैक्टीरियाज़ की अफजाइश भी होना शुरू हो जाती है। और उन मटेरियल में स्मेल भी बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है कपड़े के अंदर, बॉडी में बल्कि इतनी नहीं फील होती जितनी उन मटेरियल की वजह से कपड़े में बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू होती है। जी बिल्कुल, चूँकि वो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं तो सिंथेटिक मटेरियल्स में एक ख़ास किस्म के डाइज़ यूज़ किए जाते हैं, वो डाइज़ भी आपको एक्जिमा कर
सकते हैं। वो जो मटेरियल है, इरिटेंट मटेरियल है, वो भी आपको इरिटेंट एक्जिमा कर सकता है। तो एक्जिमा होगा, ओक्लूजन होगी, वहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले तो कपड़ों का मटेरियल चेंज होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल हाइजीन जो है वो तो सबसे ज़रूरी है कि आपको गर्मियों में ख़ास तौर पर सुबह भी और रात को वापस आते भी काम से आपको शावर लेना है, आपको नहाना है अच्छे से और अपने आप को कूल डाउन करना है, ताकि जो भी आपके बैक्टीरियाज, मिट्टी, गर्द सब जो है वो निकल जाए और आप फ्रेश हो जाएं बिल्कुल। दूसरा, एक ड्यूड्रेंट होते हैं, वो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मैंने बहुत कम लोगों को इस्तेमाल करते देखा है। तो ड्यूड्रेंट्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, ख़ास तौर पे इन मौसमों में जब पसीना ज़्यादा आता है और ये सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं, ताकि एक दूसरे के पास बैठने पे भी आपको कोई मसला ना हो। अच्छा, एक चीज़ मैं और बीच में ऐड करूँगी, फिर मैं आपसे इसका जवाब लूँगी। ये जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं ना, जो एजेंसीज़ होती हैं जो गार्ड्स वगैरह की लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि क्योंकि आजकल मुझे भी गार्ड रखना पड़ गया है, तो मैं मेरे साथ एक दो गार्ड घूम रहे हैं, मैं बेचारे उनके कपड़े देख के कहती हूँ, रोज़ ये कहती हूँ मुझे गार्ड वाले कपड़े ना पहने, आप आम कपड़े पहन कर आ जाएं। तो मुझे ना उनके कपड़ों से बड़ी एलर्जी हो रही होती है। मैं ये देख रही होती हूँ क्योंकि वो तो गर्मियों के हिसाब से डिज़ाइन ही कोई नहीं है और उनकी ड्यूटी में शामिल है कि उनको ये कपड़े पहन के निकलने हैं। इतनी तेज़ गर्मी में वो बेचारे बैठे होते हैं, कभी किसी नाके की कोई चौकी की पोजीशन पे, कॉर्नर्स पे बैठे होते हैं, कुछ ऐसे गार्ड्स होते हैं जो लोग घर में रख रहे होते हैं, या कोई ऐसी दुकान, बैंक्स वगैरह आप देखते हैं तो वहाँ पर जो है इस तरह के गार्ड्स बेचारे बैठे होते हैं, मगर उनकी वर्दी को कभी ऐसे छू के देखिएगा वो गर्मी के हिसाब से डिज़ाइन ही कोई नहीं है। खुदारा इनकी जो भी एजेंसीज़ हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर देखें, फोकस करें, गर्मी के हिसाब से इनके गर्मी के कपड़े होने चाहिए। या अल्लाह, ये तो बहुत गर्म कपड़े हैं, ये तो इंसान को वैसे जीते जी मार देंगे। किस तरीके से ये इंसान काम कर रहे होते हैं गर्मी में, शिद्दत है भाई, तपिश है, जल रही होती है स्किन, उसमें हवा आर पार तो दूर की बात है, वो खद्दर जैसा खचड़ा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है इनकी वर्दी के लिए। अब इनके लिए क्या करना है, फिर उसके बाद में कॉल है वो अटेंड करते हैं। जी बिल्कुल फिजा, एक तो बहुत मोटा कपड़ा होता है और दूसरा अक्सर डार्क कलर्स में होता है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात करती हूँ अक्सर कि जितने वाइट या लाइट कलर्स होते हैं वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप जितना डार्क पहनेंगे वो सारी की सारी एनर्जी, हीट सब एब्जॉर्ब हो जाती है और वो आपके जिस्म तक जाती है और बहुत सारे और नुकसान का बायस बनती है। तो कम से कम अगर आप कपड़ा बहुत चेंज नहीं कर सकते तो उनका रंग ही वाइट कर दें, या थोड़े लाइट कलर के गार्ड्स के कपड़े या इसी तरह के यूनिफॉर्म्स होने चाहिए, ताकि कुछ किसी ना किसी तरह से तो उनको सूद कर सके ना। जब तक वो अपने सेंसेस में ही नहीं होंगे, इतने हीट में खड़े हैं, तो वो कैसे किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, उनका पहले तो कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जीन्स नुमा खद्दर सा, मैं बोल रही थी हमारे पास भी एक चाचा, मैं उनको ये कह रही थी कि आप नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाएं। खैर, एक कॉल है समन की, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक समन, क्या कहेंगी? आपको पहले बताइए, आपके प्रोग्राम से प्रेस करना चाहूँगी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपके प्रोग्राम से मुझे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। आपके प्रोग्राम के टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया। और फिजा मेरी आपकी रिक्वेस्ट है, मुझे ना आपसे ना लॉन्च से सूट का गिफ्ट चाहिए। मेरी कोई लॉन्च का ब्रांड नहीं है, मैं तो ब्रांड तो नहीं लॉन्च किया अभी तक। करना है मगर अभी तक किया कोई नहीं है, करना है मगर किया कोई नहीं है, अल्लाह दी कसम। हाँ अच्छा, एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगी बहन? मारिया ओकाड़ा से है। जी मारिया, आप ठीक है? मैं ठीक, आप बताइए क्या कहेंगी? जी क्या कहेंगी मारिया? मैं गर्मी की वजह से पूछना चाह रही कि स्किन पे एक्ने बहुत ज्यादा है। पीठ पे एक्ने स्किन? एक्ने कहाँ पे, चेहरे पे या पीठ पे कह रही हैं आप? जी जी, बैक पे ना, बैक एक्नी। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। जी वो तो आपने कह दिया कि ठंडा ठंडा पाउडर जो है वो उससे कोई काम नहीं होगा, तो फिर बैक एक्नी पे क्या? बैक एक्नी एक सेपरेट सब्जेक्ट है। मतलब बैक एक्नी इज अ फॉर्म ऑफ एक्नी, जो कि फेस पे जैसे एक्नी आती है इसी तरह बैक पे भी एक्नी आती है। अच्छा, तो बैक एक्नी को रिजॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ होती है सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश या बेंजाइल पेरोक्साइड वाले बॉडी वॉश, ये आपकी बैक एक्नी को बड़ा अच्छा ट्रीट कर देते हैं। और इसके अलावा एक आता है क्लिंडामाइसिन 2% के नाम से एक लोशन आता है, क्लिंडामाइसिन होती है, उसमें एक एंटीबायोटिक है, वो लगाएं सुबह शाम तो इंशाल्लाह एक्नी ठीक हो जाएगी। रियली? और ये बॉडी वॉश से भी जो आते हैं जी बिल्कुल, सैलिसिलिक वाले? बिल्कुल, पोर्स ब्लॉक हुए होते हैं ना फिर, तो उससे एक्नी हो रही होती है। तो जब आप बेंजाइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते हैं तो वो क्लॉग्ड पोर्स खुल जाते हैं,
तो एक्नी खत्म हो जाती है। और क्या साथ साथ स्क्रबिंग, पीलिंग ये भी कराई जा सकती है? क्योंकि इचिंग भी बहुत होती है ना बैक एक्नी जब हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं कराना, पीलिंग बिल्कुल भी नहीं करानी, स्क्रबिंग नहीं करनी। स्क्रब जाके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, इरिटेट कर देता है। तो बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड वाले बॉडी वॉश, या फिर अगर वो अवेलेबल नहीं है तो क्लिंडामाइसिन 2% हर जगह अवेलेबल होता है, डिफरेंट कमर्शियल नेम से आता है, वो लगाएं सुबह शाम, इंशाल्लाह एक्नी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ये जो बैक पे दाने निकलते हैं ये पित्त भी कोई कुछ कहलाती है इसको? एक गर्मी दाने एक डिफरेंट टर्म है, वो सिर्फ गर्मी के मौसम में निकलते हैं। और उसमें देखें एक्नी और गर्मी दाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझा देती हूँ कि गर्मी दाने क्या होते हैं, उसके इर्द गिर्द बहुत रेडनेस होती है, सारी स्किन इरिटेटेड होती है। एक्नी ऐसे नहीं आती, एक्नी के अलहदा दाने बनते हैं और आपको पता चलता है जैसे फेस पे अलहदा एक्नी आती है, पूरी स्किन रेड नहीं होती। लेकिन जैसे ही गर्मी दाने निकलेंगे तो उसमें पूरी स्किन रेड होती है, इरिटेटेड होती है, सीवियर इचिंग होती है और छोटे बहुत सारे दाने जिनमें कुछ में पस भी आ जाती है। तो वो एक सेपरेट चीज़ है। तो अगर इनके दाग आ जाएं तो दाग भी चले जाते हैं? जिस बॉडी वॉश के बारे में आप बता रही हैं, जैसी चीज़ें लोशंस के बारे में बता रही हैं, उनसे दाग भी चले जाते हैं? जी, खासतौर पे बेंजाइल पेरोक्साइड जो है वो आपके दागों को भी ख़त्म करता है। और वैसे भी अगर आप कुछ भी ना करें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि 4 to 6 मंथ्स में हर किस्म का दाग वैसे भी चला जाता है। वाह कंजा जी, एक ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक। आज हम बात करें गर्मी की शिद्दत में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। टेक अ ब्रेक। अच्छा, अब ये गर्मी के जो मटेरियल्स हैं इसके बारे में तो आपने बता दिया कि हमने सिलेक्शन करनी चाहिए जो हवादार मटेरियल हो, ठीक है ना, अच्छा मटेरियल जिसमें स्मेल ना हो। अच्छा, ये जो सिल्क के कपड़े होते हैं ये भी कोई जिस्म में एलर्जी पैदा करते हैं, जो सिल्क और जॉर्जेट मटेरियल होता है? देखिए फिजा, आजकल प्योर सिल्क तो आती नहीं है। जो सिल्क वर्म से बनने वाली सिल्क थी अब वो नहीं आती, अभी सिल्क भी सिंथेटिक हो गई है। तो सिंथेटिक सिल्क में भी वही डाइज यूज़ होते हैं जो इरिटेंट होते हैं। जैसे ही पसीना आएगा कपड़ा अपना डाई छोड़ेगा और वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। और वो मटेरियल्स भी सिंथेटिक मटेरियल है, वो प्योर कॉटन नहीं है। तो वो इन सब चीज़ों में जैसे ही हम कहते हैं एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, जैसे ही एक ख़ास हद से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है और गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है और साथ ही पसीना आ जाता है, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर कि कपड़े ने भी अपना रंग छोड़ना है, वहाँ से आर्टिफिशियल मटीरियल्स भी आ रहे हैं, स्किन बहुत इरिटेट हुई है और बिल्कुल ओपन हुई है गर्मी की वजह से। तो वो सारे एलर्जन स्किन के अंदर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों में वहाँ पे एक्जिमा या एलर्जी या रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह रिपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पे इंटीमेट एरियाज जैसे बगलों का या बिकनी लाइन का एरिया जो है, वहाँ पे रैश, और अक्सर लोग उसको कहते हैं कि कुछ एक ख़ास टर्म यूज़ करते हैं जो मेरे जहन में अभी नहीं आ रही, कि जैसे जलने वाली टर्म, कि जल गई है स्किन हमारी। तो फिर उनको यही बताया जाता है कि आपने एक तो हवादार कपड़े पहनने हैं, हवा का गुजर होना चाहिए। एवरी टाइम जब आप वॉशरूम से आएँ आपके इंटीमेट एरियाज़ को ड्राई करके निकलें, कि वहाँ पे नमी का तनासुब बहुत कम होना चाहिए ताकि आप रैश और गर्मी वगैरह से बच सकें। मेरी बेटी 10 साल की हो गई है, मैंने उसको भी शुरू करवा दिया और आज तक मुझे नहीं याद कि मेरे वॉशरूम में फिटकरी का पाउडर ना पड़ा। हमने तवे पे ना उसको बुलबुला के तो उसको पीस के ना पाउडर बनाया हुआ है। तो कुछ भी हो जाए हम जो है फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मैं भी, अब मेरी बेटी 10 साल की, अब उसको भी इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया मैंने। तो ये इसके जो इफादियत है, जो इसके फ़ायदे हैं, ज़रा देखने वालों को बता दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं इस्तेमाल करते उनको पता चले कि इसके कितने अच्छे बेनिफिट्स हैं। और एक वो चीज़ है जो हर्बल है, अब आराम से सस्ती चीज़ है, तो आप ले सकते हैं फिटकरी का इस्तेमाल। फिटकरी में होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम होता है जी। जो ड्यूडेंट सारे बनते हैं ना उसका मटेरियल यहीं से आता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो मटेरियल, जो ड्यूडेंट्स में एक मेन चीज़ होती है ना, हाँ। वो एक ख़ास केमिकल है। अच्छा। जो कि फिटकरी के अंदर भी पाया जाता है, लेकिन वो बहुत ऑर्गेनिक और रॉ फॉर्म में होता है। तो उसी से लेके एक्सट्रैक्ट करके ड्यूडेंट्स बनाए जाते हैं और ये पसीने को रोकता है, स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देता है कि वो स्वेटिंग इतनी प्रोड्यूस ना करें, क्योंकि जितनी स्वेटिंग होगी वहाँ पे उतने बैक्टीरियाज आएंगे। तो अगर आपके पास ये हमारा ऑर्गेनिक एक बहुत अच्छा हथियार है अगेंस्ट स्वेटिंग, अगेंस्ट बैक्टीरियाज, तो आप अगर थोड़ा सा नहाने वाले पानी में ये ऐड कर लें तो मेरे ख्याल में कि ऑर्गेनिक चीज़ें केमिकल चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। रॉ फॉर्म में वो आपको कम से कम इरिटेट करती हैं, तो ये बहुत अच्छा है फॉर स्वेटिंग एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए ड्यूरिंग समर सीजन। अच्छा, हमारे घर में ना एक बड़ी सी, एक छोटी सी हैक है, वो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ लोगों को भी।
कि जब हमारे घर में जैसे चादरें धुलती हैं, सब कुछ होता है, या फिर कपड़े धुलते हैं, उसके बाद हम वो जो एक ब्रांड का नाम नहीं ले रही, मैं बता रही हूँ कि जो सॉफ्टनर होता है किसी भी ब्रांड का, अच्छा ब्रांड का, वो आप लेके तो उसमें डिप करते हैं, कपड़े नरम हो जाते हैं, खुशबू वाले भी हो जाते हैं, टॉवल भी बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, किसी घर में रूखे रूखे टॉवल होते हैं तो वो भी क्योंकि स्किन इरिटेट करते हैं जब आप कड़क कड़क से टॉवलों से मुंह धोते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको आधे थोड़े से पानी में ना आधा उस लिक्विड को डाल के तो उसको अच्छी तरीके से शेक कर लेते हैं। जब मैं कपड़े वपड़े पहन भी लेती हूँ ना, या इस्त्री हो रही होती है कपड़े की, तो उस वक्त भी उसको स्प्रे करके ना तो उसको इस्त्री की जाती है, या बेड वेड जब साफ हो रहा होता है तो उससे फर्नीचर और बेड की चादर पे भी मैं डाल देती हूँ। तो उससे पता नहीं एकदम से मुझे लगता है कि हाइजीनिक भी हो गई हैं चीजें, साफ भी हो गई हैं, और कपड़े जब इस्त्री होकर खुशबू भी उनमें से एक अलग आती है, तो उससे जो है जर्म्स भी मुझे लगता है मर जाते हैं। आप बेहतर जानती हैं इस बारे में। जी बिल्कुल सही फिजा, बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बहुत अच्छा टोटका है, और आपसे कुछ टोटके तो मैं खुद सीखती हूँ। या अल्लाह ना करे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कंजा, आपने बड़ी दवाइयाँ आज हमें बताई हैं। ये सब चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, सेफ़ हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके जिस्म में एक्नी हो रही है तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी एक्नी को ठीक कीजिए, क्योंकि आप इरिटेट रहेंगे तो कोई काम आपसे नहीं होगा। टेक अ ब्रेक। क्या नाम है तुम्हारा? हानिया आमिर है ना, अलीना आमिर। आमिर हम लाइव जा चुके हैं। ओह शिट। अलीना आमिर नाम तो सुना ही होगा। ओ शिट नहीं बोलते, ओ शूट बोलते हैं। ओह शूट। हाँ, ओ शिट इज़ अ गुड डर्टी वर्ड। अच्छा जी नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, अब हम क्योंकि मजे से लाइव आए, नेचुरल है, लाइव आ गए, बातें हो रही हैं हमारी हैं। आजा आजा आजा, लंबी लड़की है, उसने दिखाना है कि मैं भी लंबी हूँ, माशाल्लाह। देखें कितनी कौन। अब मुझे ना किसी को हक करने का मजा आ रहा है कि मेरी हाइट जितनी लड़की को मैं हक कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर किसी से ऐसे नीचे होके मिलती तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। और मैं आपको बताऊं, ये टिकटॉकर है माशाल्लाह, और ये इन्फ्लुएंसर है, और इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। और मैं आपको भी इसका कंटेंट में सारा देख रही थी, मैं इतनी हैरान हुई, मैं इतनी चीज़ें जो लोगों को बार बार बोल रही होती हूँ ना कि भाई अच्छा कंटेंट करके, अच्छा काम करके भी आप नाम हासिल कर सकते हैं, शोहरत हासिल कर सकते हैं। अच्छे घर की लड़कियाँ भी काम करके अपना नाम बनाना चाहती हैं अच्छे तरीके से, तो व्हाई नॉट। कितना अच्छा कंटेंट बना रही है, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, और खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल वी नीड। बल्कि मैं ये भी कहूंगी कि ये जो टिकटॉक है, जो अब तुमने ज्वाइन कर लिया है, टैलेंट है, दुनिया को दिखा रही हो, तुम्हें तो ड्रामे भी करने चाहिए, तुम्हें तो फिल्म्स भी करनी चाहिए। हमारे पास फिल्म्स के लिए लड़कियां ही नहीं है, अच्छे फेसेस ही नहीं है, लंबी लंबी लड़कियां हमें भी चाहिए भाई। कोई लंबी लड़की मैंने तो किसी फिल्म में नहीं देखी। कोई बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वो एक्चुअली ना मैं भी स्टडीज़ कर रही हूँ लाहौर में, तो आपको पता है कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर कराची बेस्ड है, तो भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं यहाँ से पढ़ाई हैंडल करूँ। बट फाइनल ईयर है तो इंशाल्लाह इसके क्या पढ़ रही हो? मैथ्स कम्युनिकेशन करी, मीडिया स्टडीज़। हाँ, तो इस वजह से मुझे कैमरा एंगल्स का काफ़ी आइडिया होता है। अच्छा, इस तरह ये वीडियो बनानी है, इस तरह हिट हो जाएगी। तो अच्छा, ये जो इतने सारे टिकटॉक्स तुम ये जो नए नए ट्रेंड्स लेकर आती हो, ये कब से शुरू किया है? ये मैंने अपना टिकटॉक अकाउंट पब्लिक किए हुए अभी साल हुआ मुझे। पहले पब्लिक नहीं था? नहीं, पहले प्रैक्टिस कर रही थी, बना के प्रैक्टिस नहीं कर। जब ये डब स्मैश होता था ना, जब टिकटॉक नहीं था, तो मैं प्राइवेट वीडियोस बनाती थी, ठीक है, मैं पोस्ट करती थी और मैं फैमिली ग्रुप्स में भेज दी, ठीक है, ऐसी दोस्तों को दिखा दी। तो दे वर लाइक कि तुम इतना अच्छा कर रही है, तुम पब्लिकली पोस्ट करो, कुछ लाइक थोड़ा सा रिस्पॉन्स तो है कुछ अच्छा। फिर मैंने एक दिन सोचा बैठ के, मैंने कहा चलो पब्लिकली पोस्ट करते। जब मैंने पब्लिकली पोस्ट किया तो काफ़ी अच्छा ग्रेट रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने कहा चलो इसको अपना। तो एक साल हो गया तुम्हें? हाँ, एक साल हो। कितने फॉलोअर्स बन गए अभी? 1 मिलियन। वाह यार, ये बताओ तुमने पैसे कमाने शुरू किए कि नहीं किए? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऑब्वियसली पैसे अर्निंग या अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक से। कैसे? मैं टिकटॉक पे लाइव भी आती हूँ ना। अच्छा। तो और जो आपके लाइक ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट करते हैं, कोई ड्रेस देते हैं कुछ इस तरह के, वो उसकी पेमेंट मिलती है। अच्छा, तुम्हें उन लोगों से पेमेंट मिल रही है, टिकटॉक से पेमेंट मिल रही है? देखिए, टिकटॉक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, बट टिकटॉक लाइव के थ्रू आप काफी अच्छा कमा लेते हैं। अगर पाकिस्तान में भी है तो आपका अकाउंट मोनेटाइज पाकिस्तान से हुआ हुआ है या फिर बाहर से करवाई है? नहीं, बहुत से लोगों ने कराई है, बता दो। मोनेटाइज नहीं है, बट यार हाँ, यू कैन गो लाइव थ्रू वीपीएन। हाँ, आप वीपीएन के थ्रू आ सकते हैं। तो तुम वीपीएन के थ्रू आती हो? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइव वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी, बहुत से लोग भी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइव को लेके
दिमाग में ये है बिल्कुल। कि जो है ना गंदे गंदे टास्क होते हैं, बुरे टास्क होते हैं, पता नहीं बच्चियों को कह देते हैं जाओ नहा कर आओ, नहा के दिखाओ, ये डांस करके दिखाओ, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, इस तरह की। अच्छा मजे की बात है कि ना मुझे जब इस तरह की कोई पनिशमेंट्स वगैरह कुछ कहते हैं ना, हुई है तुम्हें बोला है? मैं हारी हूँ, ऑब्वियसली मैं हारी हूँ, हारते हैं तो आपको पनिशमेंट्स मिलती है। अच्छा, तो मुझे कोई ऐसी वैसी पनिशमेंट्स का कहते हैं, या कोई डिसेंट पनिशमेंट हो तो बंदा कर लेता है, कुछ मुंह से बोलना है कि ये इंसान अच्छा है, ये बहुत अच्छा, ठीक, वो मैं बोल लेती हूँ। हाँ। बट कोई कोई गलत किस्म की पनिशमेंट हो या वो सही नहीं है तो मैं कहती हूँ अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ। कह देती हो लाइक अच्छा। हाँ, मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती हूँ, कहती हूँ चलो सेल्फ रिस्पेक्ट से तो बढ़कर नहीं है ना पैसा। हाँ। बंदा पैसा दे और तो बस हार के आपको पैसा देना पड़ता है फिर उनको। अल्लाह, वो इट्स योर चॉइस। तो ये अगले वाले पैसे ले लेते हैं। इट्स माय चॉइस ना, लोग कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं करनी तो फिर पैसा दो। हाँ, एंड यू पे देम। हाँ ऑब्वियसली, मतलब हमारी मैच के स्टार्ट में ना एक शर्त लगती है कि मतलब अगर तुमने ये पनिशमेंट करनी है, तुम्हें ये, कुछ लोग लाइक शावर पनिशमेंट आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते। किस किस किस्म की पनिशमेंट को तुमने नो किया है, हमें भी बताओ। अच्छा, लाइक ये अब देखें, कोई सिटअप्स करना इज नॉट अ बैड थिंग, राइट? क्या आप, लेकिन वो लोगों ने उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे किया हुआ है कि लाइव में जो करे वो अच्छा नहीं, तो मैं उसको मना कर देती हूँ। कोई वॉक करे कि मॉडल वॉक करके आना है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है, सामने एक बंदा ऐसे देख रहा है आपको बैठा और आप सामने चलते हुए मॉडल वॉक करते हुए आ रहे हैं। फिर लाइक लाइव के ऊपर डांस करना, वो तो मैं अपनी वीडियोज बनाती हूँ कि बंदा अपना कैमरे के सामने अकेले वीडियो बना रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक लाइव में वो, फिर उसके बाद शावर, फिर कोई 20 मिर्चें खाना, ठीक है? शावर का क्या है ये वाला मुझे क्लियर करो। ओके, शावर का ये है कि आपने ना वॉशरूम में जाना है, ठीक है, वीडियो और आपकी ऑन होगी, लाइक ऑब्वियसली लाइक क्लॉथ्स पहन के, कपड़े पहन के, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ये है कि आपने शैम्पू करना है, पूरे बाल दिखाने हैं अपने, आप पूरा, ये एक पनिशमेंट है आपकी। क्या फिर हद होती है वैसे। एक मिनट, सिर्फ मुझे एक मिनट देना, ये क्या बकवास होती है? गेम खेल रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है, नहा के दिखाएं, वो ऐसे तो आपको दुपट्टों का ख्याल हो जाता है, ठीक है, कि इस औरत ने दुपट्टा नहीं लिया, सर पे दुपट्टा नहीं लिया तो पारसा औरत नहीं है, और इस्लाम में अगर बात करेगी तो फिर ये इस्लाम पे बात क्यों कर रही है, ये तो मुसीबत है, आपको बहुत बुरी हो जाती है ना। मतलब आपकी प्रॉपर्टी है इस्लाम, ठीक है, आपने इस्लाम सिर्फ औरत का सिर्फ और सिर्फ उसके दुपट्टे के ऊपर देखना होता है, ठीक है। तो ये जब नहाने की बातें करते हैं, जो आप लोग शैम्पू करने की बातें करते हैं, लड़की को वॉशरूम में कैमरा लेके जाने की बातें करते हैं, ये जो गंदी गंदी हरकतें करते हैं टिकटॉक लाइव पे जाके, ठीक है, मैंने बहुत सी ऐसी गंदी वीडियोस देखी हैं, हाँ, जो अल्लाह माफ करे जो वायरल भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो बेगैरती वायरल होती है, ये आपकी गंदी सोच है ना, ये आपकी जहालत है ना, ये आपकी बेगैरती है। ये कौन है? आप है, आपकी गंदी सोच है। तो ये इस गंदी जहनियत से बाहर निकले। अगर आपको टिकटॉक लाइव पे आना है तो ठीक है, वो लाइव करें जो आप अपने घर वालों के सामने कर सकते हैं, उनके साथ बैठ के कर सकते हैं। यार खुदारा किस किस्म के लोग हो तुम लोग? वही बात है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेचनी चाहिए। मैं नहीं करती ऐसी पनिशमेंट। नहीं, तुम नहीं करती, मगर किस तरीके के पनिशमेंट होनी भी नहीं चाहिए ना। और मैं लाइक कुछ इस तरह की लाइव वीडियोस की वजह से ना, कुछ ऐसी जो वल्गर किस्म की वीडियोस होती है, इसकी वजह से पूरी टिकटॉक लाइव बदनाम है। तो मेरे साथ मिलके आवाज उठाओ ना आज के शो पे के इस तरीके की कोई भी टास्क, कोई भी गेम में इस तरीके की आपको पनिशमेंट देगा ना, तो उसकी पनिशमेंट जो है ना, उन लोगों को यार FIA के जरिए ना पकड़वाओ, उनका घर से उठवाओ। ये कौन लोग हैं यार? मैं तो खुद इन सब के खिलाफ जाना चाहती हूँ, मेरा साथ दो, मिल के जाओ। देखो मैं चाहती हूँ सारे लोग काम करें, पैसा कमाएं, गेम है, गेम खेलो यार, टास्क करो, मगर यार ये आवारगी और ये बेगैरती ना प्रमोट करो ना। खुदा के लिए नहा के आओ, शैम्पू करके आओ, किसी की बहन बेटियों को बोल लो, अपने घर की बहन की, अपने घर की बहन को नहलाओगे इस तरह शावर में भेज के। अभी मैंने आपको बहुत कम पनिशमेंट दी, ऐसी वल्गर किस्म की पनिशमेंट जो मैंने देखी ना, कभी कभी मेरे सामने से क्लिप्स गुजर जाती हैं वीडियोस ना, कोई ऐसी घटिया किस्म की पनिशमेंट कि मुझे खुद घिन आ रही होती है कि क्या कह रहा है। तो ये उनको भी बोलो ना, जो ये लड़कियां कर रही होती हैं, जो एक्सेप्ट कर रही होती हैं, उनकी वजह से भी तो ये मार्केट खराब हो रही है, उनकी वजह से बाकी लड़कियों का भी नाम खराब हो रहा है। जो नहीं कर रही हैं वो नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से अब जो भी देखेगा, जो भी पूछेगा, पहले उसके ऊपर पूछेगा जरूर से, जैसे मैंने बात की है। अब उस बेचारी को पैसे देने पड़ते हैं टास्क पे, क्यों आप ऐसी बात ही क्यों कर रहे हैं? आप अपनी अम्मी को कहेंगे जाएं, जाके शैम्पू करके आए, वॉशरूम में शावर लेके जाएं। और ये जो लड़के कराते हैं, ठीक है, इनकी बहन, बेटी, माँ, अम्मी, बीवी, कोई कजन वजन टिकटॉक लाइव कर रही क्यों रही हो? अगर कर रही हो तो फिर ऐसी पनिशमेंट नहीं करो भाई। क्यों यहाँ से टिकटॉक लाइव क्यों कर रही हो? घर से क्यों निकल रही हो? काम क्यों कर रही हो? क्यों बनी हो? मना करूँ ना? अच्छा, टिकटॉक पे तो देखो इसकी वीडियोस आती रहती हैं, कभी इस तरह डांस करी, कभी कुछ करी, इधर क्यों नहीं इस तरह? व्हाई भाई? वो अपना टिकटॉक बना रही हो, अपना कंटेंट बना रही हो, अपना टैलेंट है तुम्हारा। और आपको पता है मैंने शुरू से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अकेले आई हूं। मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा, अच्छा है, मैं अभी भी देख, मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। लाइक लोग कहते हैं ना कि
कोलीग्स होते हैं ज़्यादा टिकटॉक के, कपल वीडियोस में आते हैं, बट मैंने कहा नहीं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगी कभी भी ना लड़कों के साथ ये जो लड़कियां स्लोमो नहीं बनाती है, ये स्लोमो बना के चलती आ रही है, रोमांटिक वीडियोस बना रही है, क्यों जबरदस्ती का? जब तक शादी नहीं हुई, जब तक निकाह नहीं हो, आप क्यों बना रहे हैं? यार क्या लड़कियां, तुम अच्छी लड़की हो यार। थैंक यू सो मच। बस लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूं। नाइस, वाओ, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। मेरी यही सोच है, मैंने जिंदगी में सबसे बोला है किसी लड़के के साथ वीडियो बनाऊंगी तो शादी के बाद ही बनाऊंगी, शादी के बाद। हाँ, या देखो फजूल का मंगेतर बना के भी वीडियो बनाने की, क्योंकि कल को ये नहीं होती मंगनियां शंगनियां, झूठी होती हैं, ये फजूल की हाइप होती है बस। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे दोबारा से। ठीक है, कल आप इस तरह की बच्चियों को प्रमोट करें, मैं तो कह रही हूँ उसका टिकटॉक अकाउंट भी फॉलो करें। कल मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।